नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर किस तरीके से हम टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने की कोशिश करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुल मिलाकर के 10 लेक्चर्स को कवर करवा चुकी हूँ, वो सारे टॉपिक जो कि आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगर आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो सिलेबस को ध्यान में रखिए और टॉपिक नंबर 1 उसका मैं यहाँ पर कवर करवाने जा रही हूँ, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को हम यहाँ पर 3 सेक्शंस में समझने की कोशिश करेंगे और इस थ्योरी वाले सेक्शन में आपको कुछ सवाल यहाँ पर मिलेंगे और हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ डे भी मैं डिस्कस करूंगी, यानी थ्योरी भी और साथ में एमसीक्यूज भी। तो हम क्या क्या बात करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, इसका अपना नेचर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी नीड क्या है, आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और जो काफी खास है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स को। तो आपका सिलेबस अगर आपके हाथ में है, अगर आपको रिमेंबर है काफी तौर पर, तो आप देख पाएंगे कि 3 खास चीजें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि इसके साथ साथ एमसीक्यूज तो मैं करवाऊंगी पर ये भी डिस्कस करूंगी कि एमसीक्यूज के अलावा यहाँ पर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड को ऐसे पढ़ें कि दोबारा भूले ना। टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ बाकी सारे पेपर की तैयारी भी यहाँ पर चल रही है, चाहे वो आपका इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो आपका रीजनिंग है, चाहे यहाँ पर मैं जीएस की बात करूँ, और ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है बीट द कंपटीशन, वहां पर जाइए, फाइल सेक्शन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, देखते हैं क्या कुछ खास है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके लिए आज। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जान लें कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, क्योंकि कई बार आपसे आदर्शन रीजन में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है, जिसको हम शिक्षण योग्यता के नाम से भी जानते हैं, ये कहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है वो सारी चीजें जो इवैल्यूएटिंग होती हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं, किस चीज का मूल्यांकन करते हैं, उम्मीदवार के अपने जो उनके प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनकी जो अपनी जो चीजें एक पॉलिशिंग के बाद निकल के सामने आती हैं, उसको हम कहीं ना कहीं मूल्यांकन के तौर पर देखते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, मूल्यांकन करने के बारे में जो के आधार पर शिक्षण पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड बनाया जाता है। टीचिंग मतलब जो आपका प्रोफेशन, एप्टीट्यूड किसी चीज को समझने की कितनी ज्यादा क्षमता आप रखते हैं, कितना ज्यादा आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज आपको काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेंगी। बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज क्या है आपका, जो कि आपके ज्ञान से जुड़ी हुई है कि आपको टीचिंग में काम कैसे करना है। लेकिन एप्टीट्यूड क्या सिखाता है कि किस तरीके से आप क्रिएटिव सोच करके अपने स्किल्स को और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं और ज्यादा उसको बेहतर बना सकते हैं। तो नंबर हम बात करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक बेसिक क्वालिटी है। यानी कि अगर आप अध्यापक बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेसिक क्वालिटी है कि आपको अपने नॉलेज के ऊपर और स्किल के ऊपर क्या हो, कमांड होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्या कहता है कि क्वालिफिकेशन, बिल्कुल कि आप सबको पता है कि भाई टीचर बनने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो, आपका बीएड हो, एमएड हो, चाहे सीटेड क्वालिफाइड हो, ये सारी चीजें जरूरी है। इंटेलिजेंस क्या बताता है, आपका आईक्यू लेवल, कितनी स्तर की नॉलेज आपको है। और एटीट्यूड क्या बताता है आपको कि कितना ज्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं किसी भी चीज को समझने और जानने की। नंबर 3 यहाँ पर इन्होंने बोला है आपको कि क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्वालिटीज है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बन सकता है कि बेसिक क्वालिटी क्या है। यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन, आपका इंटेलिजेंस, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक अगर बनना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको वो सारी चीजों के ऊपर कमांड होनी चाहिए जो किसी भी विद्यार्थी के जीवन को बेहतर बनाता है। तो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आप काफी हद तक ध्यान में रख सकते हैं। टीचिंग जिस प्रोफेशन में आप आए हैं, इन शॉर्ट, और एप्टीट्यूड क्या है, कितनी ज्यादा क्रिएटिव है किसी भी चीज को लेकर के, कितनी ज्यादा आप समझ रखते हैं सब्जेक्ट और विषय को लेकर के, आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है।
आगे हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की और हमें क्या जरूरत है। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं क्लास में आपके सामने बैठी हूँ तो मैंने यहाँ पर पहले भाई कंटेंट सोचा होगा, फिर स्लाइड्स बनाई होंगी, उसमें आपका कंटेंट डाला होगा, प्लान किया होगा, सिलेबस को ध्यान में रखा होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप टीचर बनते हैं तो आप क्लास में जाने से पहले पहले सोच करके जाएंगे ना कि आप आज क्लास में क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, यानी प्लान है। जैसे हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम रिपोर्ट कार्ड्स की बात करते हैं, वो क्या है, हमारी प्लानिंग है। जैसे हम टेस्ट बनाते हैं, हम क्वेश्चन मेकिंग करते हैं, दिस इज अ प्लान। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है, वो सारी प्रभावशाली गतिविधियां, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि जैसे कि मैंने हमेशा आपको एग्जांपल दिया है कि किसी प्राइमरी टीचर के बच्चे को आप ड्राइंग दिखा करके बार बार कह रहे हैं कि बेटा देखो ये पेड़ की तस्वीर है, ये इमेज है, ये पेन है ना, लेकिन आपको उसने दरअसल कभी आपने उसको दिखाया नहीं दरअसल में कि भाई पेड़ दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा होता है, उसके लीव्स के कलर कैसे होते हैं, तो आप उसकी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। हर तरीके से मैटर करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग को बढ़ाने के लिए कोई भी चीज इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, सोलर प्लैनेट्स को अगर पढ़ा रहे हैं तो प्लैनेट्स पिक्चर्स को दिखाइए, फ्लैश कार्ड्स दिखाइए, बच्चों से सवाल पूछिए, क्वेश्चनिंग कीजिए, प्लेवे मेथड का यूज कीजिए। ये सारी चीजें आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगी। अगर मैं सिर्फ आपको यूं ही पढ़ाती रहूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं ही ना, है ना, तो ये क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन है। यानी इट मीन्स कि आपको समझ में तो चीजें आ रही हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, वो आपके दिमाग में चीजें बैठ नहीं रही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इफेक्टिव टीचिंग को और बेहतर बनाती हैं। पहला है यहाँ पर कि छात्र किस बात को कितनी स्पष्टता से समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कि मैं आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ और मैं आपको यही नहीं समझा पा रही हूँ कि मैं पढ़ाना क्या चाहती हूँ, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे। अगर अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, और मैं आपको यहाँ पर बंगाली और उर्दू में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आप तक मेरी बात पहुंच ही नहीं पा रही। इट मीन्स क्या है कि स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर ही नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। कि भाई अगर आपने बच्चे को पेन दिखाया है तो दरअसल उसको ये पता तो हो कि पेन दिखता कैसे, उसकी अंडरस्टैंडिंग काम तो करे कि कल को अगर वो किसी और के हाथ में पेन देखे तो वो समझ जाए कि टीचर ने जो पेन दिखाया था वैसा ही दिखता है, ठीक है। दूसरा है हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड। बहुत जरूरी है उनके सीखने को कितना सटीकता से मापा जा सकता है, ठीक है। यानी इफेक्टिव तरीके में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा लिया। मैं हमेशा जब कभी भी पढ़ा रही हूँ आपको तो हमेशा स्लाइड्स के साथ क्वेश्चंस को हमेशा आपसे पूछती हूँ, आपको आखिर में होमवर्क देती हूँ ताकि आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि आखिर में आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएं। आप सबको जितने भी मेरे लेक्चर अब तक आपने देखे हैं, मैं हमेशा आखिर में क्वेश्चन आपको देती हूँ, ठीक है। उसका कारण क्या है, ताकि मैं ये जान पाऊं कि जो भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है, मुझे सुन रहा है, समझ पा रहा है, चीजों को पहले से जानता है, वो कितना ज्यादा और एक्यूरेट तरीके से समझ पा रहा है। अगर मैंने उसको पेन की तस्वीर दिखाई है, पेड़ की तस्वीर दिखाई है, अनार की तस्वीर दिखाई है, तो आगे जाकर के वो मुझे बता पाए कि मैम ये अनार की ही तस्वीर है, ये पेड़ की तस्वीर है, ये पीपल का पेड़ नहीं है। इट मीन्स कि उसके अंदर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। तो इफेक्टिव टीचिंग क्या है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव टीचिंग में। ये सवाल अदर्शन रीजन में बन सकता है डायरेक्टली आपसे, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, यहाँ से बनेगा ही बनेगा। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ स्लाइड के ऊपर, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या, प्रभावशाली शिक्षण, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर और लर्नर। तो टीचर क्या कर रहा है, लर्नर को क्या समझाएगा कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा काम कर रही है कि वो पेड़ को पेड़ ही कह रहा है कि पेड़ को कहीं अनार तो नहीं कह रहा है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है सटीकता, मेजरमेंट। जैसे टीचर यहाँ पर हर हफ्ते आपसे टेस्ट ले रहा है, सरप्राइजेस टेस्ट ले रहा है, आपसे यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखवा रहा है, ताकि टीचर ये जान पाए कि मैं जो हर हफ्ते पढ़ा करके क्लास में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बच्चा उसको कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग दो तरह की है, पहली अंडरस्टैंडिंग, दूसरा यहाँ पर आपकी मेजरमेंट, यानी कितना ज्यादा आप स्तर को माप पा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे नेचर को। टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर क्या कहता है, जो सब सिलेबस में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। हालांकि डायरेक्टली यहाँ से सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके ये सिलेबस का पार्ट है इसलिए आपको ये जानना काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा कि यहाँ पर नेचर का मतलब होता क्या है। टीचिंग में नेचर कैसे काम करता है, प्रकृति कैसे काम करती है, ठीक है। किसी चीज का नेचर, जैसे हर एक बच्चे का एक बिहेवियर होता है, एक अपना एक स्टिक बिहेवियर होता है, कोई बच्चा सोशल होता है, कोई बच्चा फ्रेंडली होता है, बिल्कुल वैसे ही टीचिंग का अपना एक फिक्स नेचर है। वो नेचर कैसा है, तो नेचर कहता है कि नेचर ऑफ अ टीचिंग रेफर्स टू द फंडामेंटल एसेंस एंड क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। यानी शिक्षण की प्रकृति पढ़ाए जा रहे विषय के मौलिक सार और गुणों को संदर्भित करता है। मतलब कि भाई अगर यहाँ पर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है। क्वालिटीज क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड की,
क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को? ताकि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि अगर हम भविष्य में जाकर के भावी अध्यापक बनते हैं तो उन क्वालिटीज को हम ग्रैप्स कर पाए, हम जान पाए कि इफेक्टिव टीचिंग होता क्या, अंडरस्टैंडिंग होता क्या, मेमोरी लेवल होता क्या, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता क्या है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एसेंस क्या है, उसकी जान क्या है। जैसे मान लो किसी भी चीज का एक अपना एक पर्टिकुलर एसेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप दूध पीते हैं, उस चीज का अपना एक अलग टेस्ट होता है, उसका अपना एक एसेंस होता है। आप आइसक्रीम खाते हैं, उसका एसेंस होता है कि भाई वो ठंडी है, उसका एक चॉकलेटी फ्लेवर है। बिल्कुल वैसे टीचिंग का अपना एसेंस, एक मौलिक सार है जो कि कैसे डिफाइन होता है कि उसके गुण कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं, टीचर कितने बेहतर क्वालिटीज को निकाल करके बाहर ला रहा है कि बच्चा उसकी क्वालिटीज को ग्रास्प कर रहा है। क्योंकि टीचर का काम क्या है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है ना। नंबर 2 हम यहाँ पर जानेंगे नेचर में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विषय के मूल सिद्धांतों यानी कि इन्वॉल्वमेंट किस चीज की, अगेन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2-3 तरह के स्तर की हम बात करते हैं जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या किसी बच्चे को जब पढ़ाते हैं। तो मान लो अगर मैं आपको कोई चीज यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ा रही हूँ आपको, तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, हमने 3 भागों में इसको बांटा। पहले क्या, मेमोरी, दूसरा क्या अंडरस्टैंडिंग, तीसरा क्या रिफ्लेक्शन। तो मेमोरी में मैंने आपको ये बताया कि बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। जैसे शिक्षण में किसी भी चीज को ग्रहण करना, ठीक है, अपनी समझ और नॉलेज और स्किल को डालना, क्वालिफिकेशन क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि टीचिंग की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो आप कैसे समझ पाएंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी कि भाई प्रकृति में क्वालिटीज ऐसे काम करती हैं, ठीक है, नेचर में क्वालिटीज ऐसे काम करती हैं। तो टीचर की क्वालिटी क्या है, फ्रेंडली रहे बच्चों के साथ, सवाल पूछे, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करे ताकि बोझ न बने सब्जेक्ट्स उनके ऊपर। क्वालिटी के ऊपर अगर फोकस होगा तो चीजें अच्छी निकल कर बाहर आएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, जब बच्चा ये जानना शुरू कर दे कि भाई अब रियल लाइफ से भी चीजों को जोड़ना है। मैंने आपको क्या शुरू में बताया कि बच्चे को ड्राइंग में दिखाइए कि बेटा ये पेड़ है, ठीक है, उसने अपनी मेमोरी में फिक्स कर लिया। अब सड़क पे वो जा रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग लगा पा रहा है कि अच्छा मैम ने इमेज दिखाई थी, देखो ये भी सारे पेड़ हैं। पेड़ में क्यों, क्योंकि सारे जो उसके ब्रांचेस हैं वो ब्राउन है, पत्ते क्या है, हरे हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, अब बच्चा जब आम के पेड़ को देखेगा और पीपल के पेड़ को देखेगा तो दोनों में क्या पाएगा, रिफ्लेक्शन कर पाएगा कि अच्छा ये वाला तो आम का पेड़ है और ये वाला पीपल का पेड़ है। क्यों, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर जा चुके, थर्ड लेवल पर जा चुकी है। वैसे ही प्रकृति ऐसे काम करती है जहां पर हम रिलेशनशिप्स को काम करते हैं, जहां पर आपके सब्जेक्ट कोर प्रिंसिपल क्या है, रेलिवेंस क्या है किसी चीज का, रिलेशनशिप कैसे आप बताते हो। रिलेशनशिप कहां पर तय करेंगे, जब बच्चा ये जान पाएगा कि अनार का पेड़ कौन सा है और आम का पेड़ कौन सा है। तो एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे आप किसी चीज को, आपने अनार को देखा और आप समझ गए अच्छा अनार का पेड़ ऐसा दिखता है, ठीक है। मैंने आपको आइसक्रीम की बात की तो आपने कोन में आइसक्रीम को महसूस कर लिया, ठीक है। मैंने आपसे दूध की बात की तो आपने यहाँ पर ग्लास में दूध को इमेजिन कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन, जब दिमाग एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो है आपकी टीचिंग का नेचर। उसका नेचर है यानी रिलेशनशिप बताना, क्वालिटीज बताना, अंडरस्टैंड करना, रेलिवेंस बताना। रेलिवेंस भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आए आपके, या फिर आप यूं कहें कि क्या क्या चीजें टीचिंग एप्टीट्यूड में होनी चाहिए जो कि उसकी चीजों को डिफाइन करता है। मान लो एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो आपके अंदर कौन से गुण ऐसे होने चाहिए जो कि आपके शिक्षण को और बेहतर बनाता है। हिंदी में भी आगे दिया हुआ है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ फिर हिंदी में भी आप आगे पढ़ पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत करने का तरीका। इफेक्टिव टीचर पोजेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग क्या है, एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं यहाँ पर आपको रिसर्च पढ़ाना शुरू कर दूं या अगर मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप क्या समझेंगे, आप बोलेंगे कि ये तो कुछ और ही चल रहा है ना, क्योंकि आप जोड़ ही नहीं पा रहे। कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है, ये स्किल क्या है कि आप मेरी बात को समझ पाए और मैं आपके डाउट्स को समझ पाऊं, ठीक है। तभी एक दूसरे के साथ एक इफेक्टिव टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल होता है। मैं आपको पढ़ा हिंदी में रही हूं और आपको हिंदी नहीं आ रही है तो ये क्या, इसको बोलते कम्युनिकेशन गैप, के संचार की बहुत कमी है हमारे अंदर। क्योंकि अगर मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ और आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ, जो क्लैरिटी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंस बहुत जरूरी है,
है ना। जैसे कि छोटे बच्चों को हम हमेशा मदर टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, कारण क्या है, क्योंकि ये डेजिग्नेशन क्यों दिया जाता है प्राइमरी टीचर्स में मदर टीचर्स को अपॉइंट करने का, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो मदर्स होती हैं, जो आपके घर में माताएं हैं, या फिर अगर मैं अपनी मदर की भी बात करूं तो उनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि छोटे बच्चे को टैकल कैसे करना है, हमें कहाँ डांटना है, हमें कहाँ बोलना है, ठीक है। और हमें पेशेंस रखना है कि बच्चा खुद से रिएक्ट करे, खुद से बात करे, है ना। अगर मैंने बच्चे को समझा लो, मान लो प्राइमरी क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास थर्ड क्लास का बच्चा है, मैंने उसको समझाया कि बेटा 2+2=4 होता है, ठीक है। मैंने उसको ये 2 बलून्स दिखाए और मैंने बोला देखो 2 बलून, एक बलून मिलकर के 2 बलून्स बन गए। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं 3 बलून ले आऊंगी तो उसको कितना काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमें पेशेंस रखना है, उसको समझाना है बार बार, लेकिन वो कैसे समझ में आएगा, जब आप उसके अपनी लर्निंग स्टाइल्स को चेंज करेंगे। आपने उसको पहले बोल के समझाया, फिर आपने उसको बता करके समझाया, अब आप उसको प्ले वे मेथड से समझा रहे हैं, तो दिस इज योर लर्निंग स्टाइल, ठीक है। कि कैसे आप चीजों को समझा पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को, कि बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर बच्चा अपने टेस्ट में 10 में से 4 नंबर लेकर के ही आ रहा है, तो क्या कमी रह जा रही है बार बार, कि बच्चा बार बार फेल हो रहा है, ठीक है। तो एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पथी है यहाँ पर कि एक गुड टीचर, 2 शब्द होते हैं, एक होता है सिंपथी देना, एक होता है एम्पथी देना। तो सिंपथी क्या है, सहानुभूति किसी चीज को देना, बट एम्पैथी क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये समझ पाए कि आपकी समस्या क्या है। मान लो कि कोई ऐसी चीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको पेपर देने जाना है और गलती से भाई आप 2 मिनट लेट पहुंचे, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं, तुम देरी से पहुंचे, तुम्हारा पेपर छूट गया, कोई बात नहीं। ये तो क्या है, सिंपैथी है। बट एम्पैथी क्या है, जब कोई टीचर, जब कोई यहाँ पर पेरेंट, कोई ऐसा पर्सन आपकी प्रॉब्लम को रिलेट कर पाता है कि मैं जानता हूं कि 2 मिनट, इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी 2 मिनट देरी से पहुंचने की वजह से मेरा साल कैसे बर्बाद हुआ था, मैं उस चीज को रिलेट कर पाता हूं। तो जो को रिलेट कर पाएगा वो क्या कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा कि चलो कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से लगते हैं, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों में कि पेरेंट्स कैसे हमेशा हमेशा कभी सिंपैथी नहीं देते, हमें हमेशा एम्पैथी देते हैं। वो हमें क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेट गो करो, फिर से पेपर दो, फिर से बैठो, पेपर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं है। इट मीन्स की एम्पैथी जहां पर आप बराबर में किसी समस्या को सॉल्व करने की सिचुएशन में समझ पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी क्या है, नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि टीचर शुड बी अडेप्टेबल एंड एबल टू मॉडिफाई देयर टीचिंग मेथड्स, यानी कि जैसे अडेप्ट करना किसी चीज को। मान लो आपकी क्लास में हम हमेशा शिक्षण में, या जो आपका NEP 2020 है वो कहता है कि भाई यहाँ पर बहुत आवश्यक है डाइवर्स लर्निंग की, इंक्लूसिव लर्निंग की, है ना। स्ट्रिक्ट नहीं रहना है कि भाई उसी बोर्ड पे लिख करके पढ़ाए जा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, 4 साल बाद भी पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड का जमाना है, तो टीचर को पता ही नहीं कि स्मार्ट बोर्ड चलता कैसे है ना। कोई एक ऐसी चीज है, अब बच्चे को दिखाना है कि देखो ग्लोब ऐसा होता है, तो आपने उसको बोर्ड के ऊपर ग्लोब बना करके दिखा दिया, बच्चा समझ रहा है कि अच्छा ग्लोब गोल होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, जब आपने उसको ग्लोब को रियल एक पिक्चर दिखाई, आप ग्लोब देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पर, अगर मैं बच्चे को ये ग्लोब दिखाऊंगी तो बच्चा ये समझ पाएगा कि अच्छा ग्लोब में येलो कलर इसको डिफाइन करता है, ग्रीन कलर यहाँ पर अच्छा वाटर को डिफाइन करता है, स्काई ब्लू कलर वाटर को डिफाइन करता है। अच्छा, हमारे अर्थ पे इतना वाटर है, इतना यहाँ पर ग्रास है, इतनी लैंड है ना। तो ये एडेप्टेबिलिटी क्या है, जब टीचर अपने मेथड को क्या करे, अकोमोडेट कर दे, अपने हिसाब से बदल दे, अडेप्ट कर ले, कि अब बच्चों को डाइवर्स तरीके से समझाना है, सिखाना है। अगर बच्चे को कंप्यूटर की थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो कंप्यूटर में दिखाइए उसको कि भाई माउस ऐसे काम करता है, माउस ऐसा दिखता है, फोन ऐसा दिखता है, मोबाइल फोन ऐसे दिखते हैं, रिमोट ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा ये यहाँ पर अडेप्ट कर पाए, जल्दी से सीख पाए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अडेप्टेबिलिटी, ये पेशेंस और कम्युनिकेशन स्किल से काफी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये सवाल डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, और अडेप्टेबिलिटी एंड अकोमोडेशन ये दोनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव शब्द हैं अपने आप में। आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 5 पे हम बात करेंगे। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं हिंदी में पढ़ा देती हूँ आगे आपको। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वो स्लाइड पुरानी वाली हिंदी में ही थी, ताकि हिंदी वालों के साथ भी बराबरी का यहाँ पर एम्पैथी में दिखा सकूं। विषय वस्तु का ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे किसी भी टीचर का क्या इंपॉर्टेंट चीज है, विषय वस्तु का ज्ञान, है ना। अब यहाँ पर टीचर क्लास में आ रहा है साइंस का
पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है उसको हिस्ट्री, तो कैसे पॉसिबल है कि टीचर यहाँ पर हिस्ट्री ठीक से पढ़ा पाएगा। तो विषय वस्तु का ज्ञान बहुत मैटर करता है कि कितनी आपको ह्यूज और अच्छी नॉलेज है। जितनी अच्छी कमांड आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर होगी उतनी ज्यादा आप जाकर के क्लास में अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे चीजों को, है ना। जब ज्ञान ही कम है, पता ही नहीं है ना, तो कैसे आप किसी चीज को और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। जितना ज्यादा ज्ञान आपके अंदर होगा उतना ज्यादा आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग अगेन वेरी पॉजिटिव शब्द है यहाँ पर, आलोचनात्मक थिंकिंग, सोच, जो भी आप कह लें। कक्षा प्रबंधन, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास का। शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पॉजिटिव सोचना, हमेशा उसको मोटिवेट करना, स्किल्स को बढ़ावा देना काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्लास में गई हूँ और आप लोग मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, मान लो मैंने टेस्ट लिया और 40 में से 20 बच्चे फेल हो गए, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, मैंने इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की, तुम लोगों ने काम नहीं किया ठीक से। लेकिन सही तरीका क्या है कक्षा प्रबंधन का, क्लास मैनेजमेंट का, कि आप बच्चे को मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, आज 20 बच्चों के नंबर कम आए हैं, हम दोबारा मेहनत करेंगे, पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, इन्वायरमेंट को इतना पॉजिटिव बना देंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे खुद के ऊपर कि 40 के 40 बच्चे जो है यहाँ पर अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पॉजिटिव शब्द, सवाल यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 7 की मैं बात कर रही हूँ। जहां पर मैं कह रही हूँ कि सवाल यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं, वहां से सवाल डायरेक्टली बनेंगे। नवीन शिक्षण रणनीतियों को तैयार करना और छात्रों को संलग्न करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना। ठीक है। क्षमता, सीखने के अनुभव को बढ़ा सकती है। क्रिएटिविटी क्या है, जैसे हम ये इमेजिन कर लें कि कोई बच्चा यहाँ पर पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो टीचर को हमेशा ये उम्मीद नहीं करनी है कि अगर मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों से मैं ये उम्मीद करूं कि 30 के 30 पढ़ाई में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, ब्रिलियंट हो। ठीक है। उसमें से 5 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, 5 बच्चे बहुत एवरेज हैं लेकिन उनको राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने में बिल्कुल बिलो एवरेज हैं लेकिन उनका पेंटिंग बहुत जबरदस्त है ना। तो क्रिएटिविटी क्या है कि बच्चे जब तक अपने काम के साथ क्रिएटिव चीजों को नहीं सीखेंगे, है ना, तब तक चीजें जो हैं उनको और भी ज्यादा मोटिवेशन की तरफ नहीं लेकर के जाएगा। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम क्या क्या बात कर चुके हैं। हमने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड जाना क्या है, फिर हमने ये जाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड काम कैसे करता है, फिर हमने ये जाना कि टीचिंग में नेचर कैसे काम करता है, नेचर क्या होता है पढ़ाने लिखाने का या अध्यापक का। पॉइंट नंबर 4 में हमने ये डिस्कस किया यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। और अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, यानी दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो हिंदी में भी स्लाइड्स हैं, उद्देश्य क्या है शिक्षक योग्यता के, टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य क्या है, क्यों आप अध्यापक बन करके किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एनहांसिंग द लर्निंग, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इज टू facilitate effective learning among students by employing appropriate instruction techniques and the methods. Enhancing learning का मतलब क्या है, एक होते लर्निंग, मैंने आपको बता दिया कि बेटा 4 + 4 = क्या होता है 8। अब आपकी लर्निंग को एनहांस कैसे किया जाएगा, जब आप ये जान पाए कि 1 2 3 4 हो गया। मैंने जब ये कहा कि एनहांसिंग लर्निंग मीन्स 4 × 4 = 16, जब मैंने ये कहा कि 16 × 2 = 32। ठीक है। जब मैंने ये कहा यहाँ पर कि 4 + 4 = 8 होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 + 2 + 2 = 8 भी हो सकता है। ठीक है, ये है एनहांस करना, यानी फिर से वही बात है, इफेक्टिव बनाना किसी चीज को। तो इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, अगेन वही 2 पॉइंट्स है, अंडरस्टैंड करना और दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, मैं दिखा देती हूँ अगर आपके दिमाग से स्किप हो गया है। यही मैंने बताया था आपको कि इफेक्टिव टीचिंग क्या है। ये देखिए, मैंने कहा था कि एक्यूरेट बताना और अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिव टीचिंग क्या है। यहाँ पर मतलब किसी चीज को एक्यूरेट बताना कि 4 है तो 4 ही बताना, अंडरस्टैंड करना कि बच्चा मेमोरी में तो उसके फिट हो गया कि 4 + 4 = क्या होता है 8 होता है, 8 होता है, लेकिन उसकी इफेक्टिव लर्निंग अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, जब वो मेमोरी से थोड़ा सा अपने दिमाग में 8 के अलावा और चीजों को बढ़ावा देगा कि यहाँ पर 4 × 4 क्या है 16 है, और 8 क्या है 16 है। ठीक है, तो ये आपको काफी हद तक ध्यान रखना। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग सेम पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, मैंने बता भी दिया आपको, जहां पर आप इवैल्यूएट कर पाए, है ना, जहां पर इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली आप सोच पाए। तो आपने क्या जाना है, यहाँ पर आपने मेमोरी में ये फिट किया कि भाई यहाँ पर क्या है 4 + 4 = 8 है, ये क्या है आपकी
सिर्फ थिंकिंग है, मेमोरी में फिट हो गई चीजें। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? जब आप ये जान पाए कि 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, कमेंट करके बताइए मुझे, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा। ठीक है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आ रही है? जब बच्चा यहाँ पर 8 पेड़ों को गिन पाएगा, ठीक है, जब बच्चा यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 16 कर पाएगा, जब यहाँ पर स्क्वायर रूट्स को निकाल पाएगा, तो वो है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जब यहाँ पर बच्चे को मैं बताऊं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो बच्चा क्रिटिकली सोच पाए कि 1947 में ही क्यों आजाद हुआ, तो उसका स्किल कैसे काम करा, आप उसको एनकरेज कैसे कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वही काफी इंपॉर्टेंट है, बट वो कौन प्रमोट कर सकते हैं? टीचर ही प्रमोट कर सकता है। फॉस्टरिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये काफी पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ से सवाल डायरेक्टली बनता है, क्रिटिकल थिंकिंग से भी सवाल डायरेक्टली बनता है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। होलिस्टिक का मतलब क्या है? होल, पूरा, कंप्लीट, परिपूर्ण। ठीक है, ये कहता है कि भाई यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट क्या है, पूरे डेवलप स्टूडेंट का क्या है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल एस्पेक्ट्स को चेक करना। होलिस्टिक क्या है? पूरा। जब आप किसी विद्यार्थी को पूरी तरीके से देखेंगे, है ना, तो अलग अलग आयाम होते हैं। कोई बच्चा यहाँ पर, तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? ठीक है, अब उसको देखें। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितना अच्छा वो सोच पा रहा है, उसकी मेमोरी कितनी अच्छी काम कर रही है ना। जैसे मैथमेटिक्स में काफी सारे बच्चे तेज होते हैं। इमोशनली का मतलब है कि बच्चा भावुक तो नहीं है बहुत ज्यादा कि टीचर ने उसको जोर से बोला और वो रोने लगा। सोशल, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा, सोसाइटी कैसे, कंपनी कैसे, पेरेंट्स कैसे उसको ट्रीट करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स कि यहाँ पर 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे की हाइट अभी 4.5 फीट की है, तो क्या कारण है? क्या वो अपनी डाइट सही से नहीं ले रहा है? क्या उसके पास जो है कि डाइट लेने के इतने पैसे नहीं है? तो आप किसी भी बच्चे को कैसे जज करेंगे? आप किसी भी बच्चे को जज कर सकते हैं कि उसका यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे आयाम होते हैं, मेंटल होता है, फिजिकल होता है, यहाँ पर इमोशनल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमिकली भी हम चेक करते हैं, सोशली भी चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल भी चेक करते हैं, बट 3-4 आयाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव यानी उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी, इमोशनल एबिलिटी कैसी है, साइकोलॉजी कैसी है, फिजिकल ग्रोथ कैसी है, तो उसको टीचर के ऊपर काम करना है। तो एनकरेजिंग क्या करना है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, ये ना हो कि 12वीं के क्लास के बाद स्कूल खत्म हो गए और बच्चों ने फिर पढ़ाई लिखाई करनी बंद कर दी। यानी कि आप 12 सालों में बच्चों के अंदर इतना ज्यादा लर्निंग एबिलिटी को डाल दें, सीखने के इस जज्बे को इतना ज्यादा अंदर डाल दें कि बच्चा लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता रहे। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा किताब ही पढ़ता रहे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, है ना, सोसाइटी से भी सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, देश से सीखते हैं। तो ये क्या है? उसका पैशन हो और साथ में कंटिन्यूस सेल्फ इंप्रूवमेंट हो। कि कोई बच्चा यहाँ पर 12वीं में कोई बच्चा था, वो बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उसने कोई पेपर आज तक निकाला नहीं, लेकिन कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब क्या है? इंकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब होता है कि 12वीं वाला वही बच्चा जो हर साल फेल होता था, आज 3 साल बाद आप देखिए कि वो एक IAS ऑफिसर बन गया है ना। तो आप भी काफी हद तक ध्यान में रख पाएंगे। और आपने बहुत लोगों की लाइफ जो है इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी होगी कि पहले मैं ऐसा था, पहले मैं वैसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ। उसको हम बोलते हैं कि जब आप अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट हमेशा करते रहें, है ना। इंस्पायरिंग द क्रिएटिविटी, इंस्पायरिंग द क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि टीचर बच्चे को इतना ज्यादा उसके टैलेंट को पहचाने, उसके पोटेंशियल को पहचाने, जो कि मैंने पहले भी बताया कि भाई अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि 30 के 30 बच्चे यहाँ पर ऐसे 30 के 30 बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट हो। उसमें से 30 में से 20 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कि स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो दौड़ता बहुत अच्छा हो, उसकी वो एथलेटिक बहुत अच्छा करता हो, ठीक है, वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता हो, पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता हो, स्टेज पे भाषण बहुत अच्छा देता हो। तो टीचर का काम क्या है? यहाँ पर प्रेरणा देना, उसको प्रेरित करना कि बेटा कोई बात नहीं, तुम कम से कम इतने नंबर तो ले आओ कि तुम अपनी क्लास में कम से कम पास हो जाओ। बाकी अंदर तुम्हारे अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है, उसको तुम पॉलिश करो और बेहतर बनाओ। अगर तुम्हें वॉलीबॉल ही खेलनी है तो उसको कम से कम तुम अच्छे से खेलो ताकि तुम और अच्छा कर पाओ। जैसे विराट कोहली की स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करती होगी, और स्पोर्ट्स में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उनमें वो कहीं ना कहीं एक डेजिग्नेटेड पर्सन के तौर पर काउंट करते होंगे विराट कोहली को। तो विराट कोहली ने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा सही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो एक बार उन्होंने क्रिकेट क्रिकेट का स्पोर्ट्स का पीरियड था, तो अपनी क्लास में इंग्लिश का लेक्चर था और वो स्पोर्ट्स खेलने में इतना बिजी हो गए कि इंग्लिश का लेक्चर निकल गया, और इंग्लिश की लेक्चर उनका प्रिंसिपल लेती थी। तो उसके बाद उनके प्रिंसिपल ने उनको खिड़की में से देखा वो और उसके पास गई बाद में विराट कोहली के पास, और उन्होंने बोला कि सॉरी मैम, मैं क्लास में नहीं आ सका क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि दूसरी बेल कब बजी और इंग्लिश का लेक्चर कब शुरू हो गया। ठीक है, तो उनकी प्रिंसिपल ने उनको बोला कि कोई बात नहीं,
तुम अगर स्पोर्ट्स ही खेलना चाहते हो तो लेकिन अच्छे से खेलो, क्योंकि तुम अच्छा खेल रहे हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस टीचर की बात कितनी ज़्यादा उनको इंस्पायर कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल जो स्कूल को पूरे मैनेज कर रही हैं, ठीक है, एक टीचर के प्रतिभा को पहचान रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी टीचर को, बच्चे को इनकरेज करना कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इफेक्टिव टीचिंग के बारे में। इफेक्टिव टीचिंग आपके सिलेबस का बहुत अहम हिस्सा है। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से आपको असर्शन में, रीजन में डायरेक्टली सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि एमसीक्यू जब मैं करवाऊंगी तो वहां पर भी आप देख पाएंगे। इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण है क्या? ठीक है, अगर एक लाइन में मैं खत्म करूं इस बात को तो मतलब है कि भाई जो भी बच्चा आपके पास है उसको इतना ज्यादा नरिश कर देना, पॉलिश कर देना, अपने काम से, अपनी क्वालिटी से, नॉलेज से, स्किल से, अपनी लर्निंग स्टाइल से उसको इतना ज्यादा बेहतर बना देना कि उसको किसी चीज को समझने में, सीखने में समस्या हो ही ना। तो हमने क्या माना कि भाई एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग एक दिन में नहीं आती। आप बच्चे को सबले समझेंगे ना कि मैंने बच्चे को समझाया कि 1+1 कितना होता है, 2 होता है, तो आपको ये लगने लगा कि बच्चा 1+1 तो 2 समझ रहा है, पर वो 2+2 4 नहीं समझ रहा है। तो क्या कारण है? तो आप क्या करेंगे? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना। बच्चे को आप बार बार समझाएंगे, देखो ये 2 पेड़ हैं, ये मिलकर के 4 हो जाएंगे, देखो ये 2 बॉल्स हैं, मिलकर के 4 हो जाएंगी, देखो ये तुम्हारे 2 फ्रेंड्स हैं, 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे। आप चेक करेंगे कि मैं कैसे बच्चे की लर्निंग को और बेहतर बना सकते हूँ। अडेप्टेशन टू मीट द नीड्स, यानी बच्चे का मैथ्स का जो सेक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, उसकी नीड को समझाना है। अगर प्राइमरी क्लास का बच्चा अगर ये जान ही नहीं पाएगा कि 2+2 हमेशा 4 ही होता है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या हो पाएगा? उसकी आप नीड्स को मीट ही नहीं कर पा रहे, उसकी जो आवश्यकता है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एंड ऑलवेज कंसिडर द एज, हमेशा ध्यान में क्या रखना, उसका एज क्या है। मैंने वही कहा कि अगर आप किसी दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को यहाँ पर अगर आप न्यूटन का 3rd लॉ समझाने बैठे हो तो जाहिर सी बात है को नहीं समझ पाएगा। 3rd क्लास के बच्चे को आप क्रिकेट सिखाना जो शुरू कर दो, वो नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, उसको अपनी एज मैटर करती है यहाँ पर। जैसे कि प्याजे का कहना है कि बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग सीखता है। ठीक है, बैकग्राउंड अगेन मैटर करता है कि भाई यहाँ पर आपकी फैमिली में आज तक किसी ने स्पोर्ट्स खेला ही नहीं, बच्चे, आपके पेरेंट्स बहुत माइंड सेट है कि भाई हमारा बच्चा तो पढ़ेगा नहीं तो हम उसको स्कूल से हटा लेंगे। ठीक है, ये वाला माइंडसेट, और बच्चा यहाँ पर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता है तो उसका क्या बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं उसका जो बैकग्राउंड है वो इमोशनली बहुत वीक तो नहीं है, उसको मोटिवेशन की कमी तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं फील करता है, कई पेरेंट्स आपस में लड़ते तो नहीं रहते हैं, फैमिली का इन्वायरमेंट तो अच्छा नहीं है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता, पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते, पेरेंट्स के पास फीस नहीं है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आप क्या क्या चेक करेंगे उसका? यहाँ पर सोशल, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोशल, इमोशनल, उसका मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। और उसके बाद आप चेक करेंगे लर्निंग स्टाइल्स को ऑफ योर स्टूडेंट्स, कि बच्चा कैसे सीख पाता है। क्या बच्चे का इतना ज्यादा मैथ्स वीक है कि उसको आप कुछ भी काम दे दो कर ही नहीं पाता? तो आप चेक तो करें, कम से कम आप उसको ए से जेड तक नहीं पहुंचा सकते, बट लर्निंग स्टाइल्स को उसके चेंज करके आप उसको ए से सी तक तो पहुंचा ही सकते हैं ना। उसके बाद वेल प्लानिंग योर टीचर अप्रोच, उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लान करेंगे। यानी इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला कि आपका प्रोसेस कैसे काम करता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इन शॉर्ट, हालांकि जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपकी इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट आप क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 2 आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, फिर आप देखेंगे कि आपकी यहीं में लिख देती हूँ इफेक्टिव टीचिंग कैसे आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा बच्चा है, जो हमारा चाइल्ड है क्लास में, उसकी क्या क्या नीड्स हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसके नीड्स के ऊपर फोकस करेंगे। नीड्स के बाद आप उसके बैकग्राउंड को चेक करेंगे, उसके लर्निंग स्टाइल को चेक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्लानिंग को मॉडिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या क्या रीजन, क्या क्या कारण रह गए कि बच्चा हमारा नहीं सीख पा रहा है। वो 2+2 = 4 तो सीखता है, पर यहाँ पर 4+4 = 8 नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो ये तो रही बात इफेक्टिव टीचिंग की। तो ये तो सारे डिस्कशन हमने की आज के लेक्चर में। टीचिंग कैसे काम करती है, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, टीचिंग में नेचर कैसे काम करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया जहाँ से सवाल बन भी सकते हैं वो है आपका टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में ऑब्जेक्टिव। और ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ मैंने आपको बार बार बताया कि सवाल वहाँ से बन सकते हैं, मेक श्योर कीजिए सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो जो कि लेक्चर आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। और
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका थ्योरी सेक्शन था और इस थ्योरी सेक्शन को देखिए, समझिए, पढ़िए। पीडीएफ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो काफी खास और जरूरी है आपके लिए, वो है आज का सवाल। तो इस सवाल का आपको जवाब देना है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है क्या? टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ अ स्टूडेंट। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? रिलेट करना है, थिंकिंग पावर को बढ़ाना है, डिक्टेट करना है नोट्स को। डिक्टेट क्या है? यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और टू पावर थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से सही वाला कौन सा। आपको चारों नहीं, सिर्फ ए और बी को देकर के सही जवाब देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। ये सैंपल क्वेश्चन था। आने वाले दिनों में मैं मैराथन सेशंस भी टीचिंग एप्टीट्यूड में करवाऊंगी। थ्योरी सेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी सवाल मिस ना हो और आप अच्छे से सब्जेक्ट के ऊपर कमांड क्या है हासिल कर पाए, क्योंकि यू आर ऑल्सो बिकम अ टीचर। और टीचर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट की नॉलेज, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। और आने वाले दिनों में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगी आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है। और यहाँ पर है आपका इंपॉर्टेंट लिंक्स जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहती थी, टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी प्रिपरेशन चल रही है, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी की बात हो, हम यहाँ पर चाहे जीएस की बात हो, जीके की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जनरल टॉपिक्स भी मैं करवा रही हूँ। यानी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो ये है यूट्यूब लिंक, तो ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जहाँ पर आप सीखेंगे और ज़्यादा और करेंगे अपनी एक सीट पक्की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।